अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है इसकी इनपुट वाटर मॉलिक्यूल होता है और आउटपुट इसकी ऑक्सीजन, और इसके लिए लाइट ज़रूरी है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा और थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। और इसमें ATP और NADPH की सिंथेसिस होती है जो स्ट्रोमा में आती है और फिर यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट होती है और आउटपुट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जो अभी हम देखेंगे कि कौन सा होता है। अब इसको जो डार्क रिएक्शन कहते हैं ये एक मिसलीडिंग सी टर्म है। इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ अंधेरे में ही हो सकता है या रात में हो सकता है, बल्कि डार्क रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी रिएक्शंस हैं वो डायरेक्टली लाइट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं। तो डार्क रिएक्शन इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली सनलाइट के पे डिपेंड नहीं करता। और इसको केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था और इसी बेस पे इसको 1961 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और C3 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। तो हम इस साइकिल को अब स्टार्ट करते हैं। ये साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ी सी चीज़ें जो है इनको देख लें कि जब ये केल्विन साइकिल का एक टर्न चलता है, यानी एक दफ़ा ये साइकिल चलता है, तो इसमें 2 NADPH यूज़ होते हैं और 3 ATP यूज़ होती है। और अगर ये साइकिल 3 टाइम्स चले, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करे, तो फिर इसमें 6 NADPH और 9 ATP यूज़ होती है। और जो पहली प्रोडक्ट इसमें बनती है, जो आउटपुट होती है, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। और अगर ये साइकिल की 6 टर्न चले तो फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं, 12 NADPH यूज़ होता है और 18 ATP यूज़ होते हैं, और फिर ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए 18 ATP और 12 NADPH जो है ये रिक्वायरमेंट होती है। ये MCQs में कई दफ़ा पूछ लिया जाता है। तो अब हम इसका जो केल्विन साइकिल है इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी 3 फेजेस होती हैं, एक कार्बन फिक्सेशन, दूसरी फेज रिडक्शन और तीसरी फेज जो है ये रीजेनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये स्टार्ट होती है जो स्ट्रोमा में प्रीकर्सर मौजूद होता है, रिबुलोस बिसफॉस्फेट। पहले हम ये एक चीज़ देख लें कि जो बिसफॉस्फेट है या डाइफॉस्फेट, इनमें क्या फ़र्क होता है। कई जगह आप देखते हैं जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो हम इसको बिसफॉस्फेट क्यों कह रहे हैं। डाइफॉस्फेट में भी 2 फॉस्फेट होते हैं, बिसफॉस्फेट में भी 2 फॉस्फेट होते हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये होता है कि जो डाइफॉस्फेट होता है उसमें जो 2 फॉस्फेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जैसे ये दिखाया गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें ये फॉस्फेट एक दूसरे के साथ अटैच है। जबकि जो बिसफॉस्फेट होता है, बिसफॉस्फेट में जो ये एक मॉलिक्यूल है इसके 2 डिफरेंट पार्ट के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ये फॉस्फेट आपस में अटैच नहीं होंगे बल्कि 2 डिफरेंट पार्ट्स के साथ अटैच होंगे। जैसे ये ग्लूकोज बिसफॉस्फेट है, इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट है और एक कार्बन नंबर 6 के साथ है। इसी तरह से जो केल्विन साइकिल है उसका जो प्रीकर्सर है या जिससे साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो है रिबुलोस बिसफॉस्फेट। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, और ये कीटोनिक शुगर है। तो इससे साइकिल स्टार्ट होता है। तो रिबुलोस बिसफॉस्फेट, इसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3। यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये मॉलिक्यूल्स को शो करता है, और ये जो सर्कल से बने हुए हैं ये कार्बन नंबर को शो कर रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन कंपाउंड है और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3।
इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल। ये जो येलो कलर है ये कार्बन नंबर को शो कर रहा है और ये जो रेड वाले सर्कल है ये फॉस्फेट को, कि इनमें 2 फॉस्फेट हैं और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, दूसरा और ये तीसरा। तो 3 मॉलिक्यूल्स रिबुलोज बिस फॉस्फेट के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगा। रुबिस्को जो है रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन है और क्लोरोप्लास्ट में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होती है वो रुबिस्को, और इनफैक्ट जो अर्थ में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है वो रुबिस्को प्रोटीन है। ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है रिबुलोज बिस फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को अटैच होगा तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। किस तरह से 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फिर ये पहले 5 कार्बन थे, अब 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके साथ अटैच होके तो अब ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। लेकिन ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है ये अनस्टेबल होता है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि इसको आइसोलेट भी नहीं किया जा सकता और ये रेडिली डिसोसिएट हो जाता है, यानी ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है। कहाँ से ब्रेक होता है? यहाँ से। तो जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएंगे। ये एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका मतलब ये होगा कि अब कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, और ये स्टेबल कंपाउंड है, इसी वजह से इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। और इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 6। तो ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है जिसको रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें पहले क्या होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी, यानी कि ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 ATP रिक्वायर्ड होंगे, 6 ATP इसमें ऐड होंगे और 6 ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है इसको दे देंगे और खुद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। तो जब 6 ATP इसके साथ अटैच होंगे, कार्बन नंबर 1 पे अटैच होंगे इधर, तो ये बन जाएगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। और इसे भी अब देखें हम बिस फॉस्फो कह रहे हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट पार्ट के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एक कार्बन नंबर 1 के साथ और एक 3 के साथ। तो ये 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। और अब इसकी रिडक्शन होगी, यानी NADPH ये भी लाइट रिएक्शन में बना था। इसकी ये रिड्यूसिंग पावर रखता है, ये अपना हाइड्रोजन इसको देगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADP में। तो और इसमें से जो कार्बन नंबर 1 से 6 फॉस्फेट ग्रुप जो है ये भी यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो ये 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज हो गए। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। और ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है और कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बनेंगे। इनमें से जो एक मॉलिक्यूल है ये आउटपुट के तौर पर यहाँ से निकल जाएगा, यानी जो केल्विन साइकिल की एक्चुअली जो आउटपुट होती है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये 3 कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इससे बाद में ग्लूकोज और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, यानी जब एक दफ़ा फिर ये साइकिल चलेगा तो फिर 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा और 3 कार्बन कंपाउंड आपस में अटैच होकर C6H12 और 6 बना देंगे। तो एक मॉलिक्यूल तो इसमें आउटपुट के तौर पे निकल गया। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये अब साइकिल में आगे जाएंगे और तीसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कहते हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि एक जो है 3 कार्बन शुगर निकल गई, तो 6 में से जब एक मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया तो बाकी जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे अब साइकिल में जाएंगे, यानी 5 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। ये इंटरमीडिएट काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें ये अटैच होने के बाद रिबुलोज फॉस्फेट बनाता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
और फिर इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है, यानी 3 ATP अब ऐड होंगे। 3 ATP जो हैं ये कार्बन नंबर 1 के साथ ऐड होकर इसको रिबोलोज बिस फॉस्फेट बना देंगे, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ है और एक जो है ये कार्बन नंबर 5 के साथ है। तो ये इनिशियल रिएक्शन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये उसकी रीजनरेशन हो गई। अब ये जो रीजनरेशन कैसे होती है ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ सा एस्टिमेट दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ये 3 मॉलिक्यूल जो है रिबोलोज बिस फॉस्फेट के उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल हमने बनाने हैं 3 कार्बन, तो ये देखें 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल मैंने 3 कार्बन के बना लिए। अब इसमें इस तरह से होता है कि ये 3 और 3 कार्बन आपस में अटैच होकर 6 कार्बन बन जाते हैं और 6 कार्बन में से 2 कार्बन जो हैं ये इसमें से निकलते हैं और इस 3 कार्बन के साथ अटैच होकर पहला मॉलिक्यूल बना देते हैं 5 कार्बन का। अब 2 इसमें से निकल गए थे 6 में से, तो बाकी कितने रह गए 4। ये 4 कार्बन इस 3 के साथ अटैच होकर 7 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं। 7 कार्बन कंपाउंड में से 2 कार्बन निकलते हैं, बाकी कितने रह गए 5 कार्बन, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल बन गया 5 कार्बन कंपाउंड का। और ये वाला 2 कार्बन इस लास्ट वाले 3 कार्बन के साथ अटैच होकर तीसरा मॉलिक्यूल बना देता है। तो इस तरह से ये जो हमने इसमें देखा था कि 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के, ये अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन कंपाउंड में इस तरह से चेंज होते हैं। ये वाली जो थे ये अब आपने दोबारा से इसको देख लिया होगा कि ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 NADPH और 9 ATP एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये इसकी आउटपुट होती है। यही रिएक्शन अभी हमने पीछे देखा है, तो दोबारा देख लें कि यहाँ पर 9 ATP यूज हो रहे हैं और 6 NADPH। तो इसमें देखें कि ये 6 NADPH देखें इसमें यूज हो रहे हैं और ये 6 ATP और ये 3 मिलके कितने बन गए 9। तो यही हमने यहाँ पर इस रिएक्शन में देखा है। तो अगर ये साइकिल 2 दफ़ा चले यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चले तो फिर ये ग्लूकोज बनाएगा और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 18 ATP और 12 NADPH जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा कोई भी MCQ आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हाउ मच ATP डज अ प्लांट सेल यूज टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अब मेरे ख्याल में आप इसमें से जो ट्रू ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।